जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी 2026 की परीक्षा के लिए एक ऐसा संभावित मॉडल पेपर जिस मॉडल पेपर में सभी प्रश्न साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो मैं कहूंगा साथियों, अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका पेपर कैसा आएगा, उसमें हिंदी के सवाल, रीजनिंग के सवाल, जीके जीएस मैथ के सवाल कैसे आएंगे, तो आज की इस वीडियो का एक से लेकर अंतिम प्रश्न तक साथियों आप लोग देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में साथियों मैंने सिर्फ वही सवाल लिए हैं और वैसे सवाल लिए हैं जिस तरह के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले साथियों हिंदी के 20 सवाल होंगे और आप जानते हैं, आपको ऐसा लगता है कि हिंदी आपकी मजबूत है, तो हिंदी के 20 सवालों में से कम 12 से 13 सवाल ठीक करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद जीके होगी, रीजनिंग होगी और फिर साथियों मैथ्स होगी। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, साधारण का विलोम क्या होगा मुझे बताइए। देखिए, अगर हम बात करते हैं, यहां पर एक शब्द आ गया शिष्ट। परीक्षक आपसे साथियों शिष्ट का विलोम पूछ सकता है, तो इसमें छोटा आ लगा देना, शिष्ट का विलोम हो जाएगा साथियों अशिष्ट, है ना। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों यहां पर संक्षिप्त की अगर बात करें, संक्षिप्त का विलोम क्या होता है, विस्तृत होता है संक्षिप्त का विलोम। और मैं कहूंगा साधारण का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, विशिष्ट हो जाएगा। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, शुद्ध वर्तनी यहां पर मुझे बता दीजिए कौन सी है। तो पुण्य कैसे लिखा जाता है, मैं कहूंगा जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ ऐसे लिखा जाता है। अगला देखिए, कह रहे हैं कि जो दूसरों के अधीन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा साथियों मुझे बताइए। जो दूसरों के अधीन हो, देखिए जो दूसरों के अधीन हो उसको पराधीन कहा जाता है। क्या उसको पराधीन कहा जाता है? अच्छा, स्वाधीन की अगर बात करें, जो दूसरों के अधीन ना हो, क्या जो दूसरों के अधीन हो उसको पराधीन, जो दूसरों के अधीन ना हो उसको स्वाधीन कहा जाता है। यह बात आपको ध्यान रखना है। अगर हम दास शब्द की बात करें, तो जो जैसे कि पैसे वगैरह देकर खरीदा गया जो व्यक्ति होता है उसको दास कहा जाता है ना। चलिए, और परजीवी शब्द की अगर बात करें, दूसरों पर आश्रित रहने वाले को परजीवी कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए एक शब्द है आधुनिक। आधुनिक का आपसे साथियों पूछा जा रहा है विलोम क्या होगा। देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं आधुनिक का विलोम क्या हो जाएगा, तो मैं कहूंगा आधुनिक का विलोम तो प्राचीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, प्राचीन हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो आपको यह बताना है परिणति कैसे लिखा जाता है। तो इन चारों की अगर बात करें, इसमें से जो परिणति लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए वाला। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, फटाफट आप लोग मुझे बता दीजिए। चलिए, तो मैं कहूंगा उसके लिए एक शब्द जो होगा वो उद्याचल हो जाएगा। क्या, देखिए अस्त्याचल और उद्याचल। क्या सूर्य जिस पर्वत के पीछे छिप जाता है या सूर्य जिस पर्वत के पीछे अस्त हो जाता है उसको अस्ताचल कहते हैं, है ना। लेकिन सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसको उद्याचल कहते हैं। तो ये दोनों बातें आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए खाली जगह वाला शब्द आ चुका है, यानी कि सवाल आ चुका है, सफलता के मार्ग में बहुत संकट हैं, बाधाएं हैं, मेहनत है या साथियों छाव हैं। तो यहां पर क्या आएगा साथियों, यहां पर आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, मैं कह सकता हूं बाधाएं आना चाहिए, सफलता के मार्ग में बहुत बाधाएं हैं। उसके बाद देखिए टस से मस ना होना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है बताइए। तो टस से मस ना होना, इसको तनिक भी प्रभावित ना होना कहेंगे। शक्ति पर विश्वास करना, रुक जाना, स्थिर चित्त होना, मैं कहूंगा तनिक भी प्रभावित ना होने को कहा जाता है साथियों टस से मस ना होना। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इसमें वही होगा, मेरा बेटा बकरी को घुमाया, है ना। बताइए दिक्कत साथियों कहां पर है, बताइए। होना यह चाहिए था साथियों मेरे बेटे ने बकरी को घुमाया, तो दिक्कत कहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। अधिकतर लोगों का यही विचार है। अब यहां पर जो आपको रेखांकित अंश दिख रहा है इसको आपको प्रतिस्थापित करना है। अधिकतर आएगा या अधिकतम आएगा, अधिकतम लोगों का यही विचार है या अधिक लोगों का यही विचार है या अधिकांश लोगों का यही विचार है या सर्वाधिक लोगों का यही विचार है। तो मैं कहूंगा यहां पर जो आना चाहिए शब्द वो अधिकांश शब्द आना चाहिए। अधिकांश लोगों का यही विचार है, ये होता है साथियों पूरा वाक्य। तो कुल मिला के अगर बात करें जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि भौरे मचल रहे हैं, भौरे गुनगुना रहे हैं, भौरे दौड़ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मैं कहूंगा साथियों भौरे गुनगुना रहे हैं, ये होता है आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए कवि कविता का निर्माण थोड़ी ना किया जाता है साथियों कविता का, है ना। सृजन, व्यापार भी नहीं कहते, उत्पादन भी कहते, यहां पर सृजन शब्द आ जाएगा, यानी कि कवि कविता का सृजन करता है। उसके बाद देखिए पहाड़ टूटना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है, पहाड़ टूटने का मतलब भूकंप होना नहीं, प्रकृति का प्रकोप होना, बहुत भारी कष्ट आ पड़ना। बिल्कुल साथियों बहुत भारी कष्ट आ पड़ने को कहा जाता है, भाई पहाड़ टूट गया, आंसर आपका सी होगा। जिसका दमन करना कठिन हो, एक शब्द, इसमें आपको एक शब्द में उत्तर देना है साथियों। देखिए जिसका
दमन करना कठिन हो उसको पता क्या कहा जाता है, उसको दुर्दम्य कहा जाता है। और दुर्दम्य कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, दुर्गम शब्द की अगर बात करें तो जहां पहुंचना कठिन हो उसको दुर्गम कहा जाता है। उसके बाद देखिए कह रही है जो निगाह से परे हो, क्या जो निगाह से परे हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, ये आपको कुल मिला के यहां पर बताना है। चलिए, तो उसको सातु परोक्ष कहा जाएगा। जो निगाह से परे हो उसको परोक्ष कहा जाएगा। जो आंखों के सामने हो उसको क्या कहा जाएगा, उसको सातु प्रत्यक्ष कहा जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपसे कह रहे हैं कि भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए, इसमें कौन सा शब्द आ जाएगा। तो उजला भविष्य थोड़ी ना होता है, कलंकीय भविष्य भी नहीं कह सकते, अंधेरे भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए भी नहीं कह सकते हैं, उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए ये होता है। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए यहां पर अगर बात करें दिए गए वाक्य किस भाग में त्रुटि है, ऐसी स्थिति में कुछ काम नहीं हो सकता। तो यहां पर अगर बात करें दिक्कत आपको सातु कहां पर लग रही है, एक बार मुझे बताइए। देखिए स्थिति मुझे सही नहीं लग रहा है। स्थिति कैसे लिखा जाता है सातु, स्थिति की अगर बात करते हैं स्थिति कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है ना। लेकिन इसमें तांबे बड़ी की मात्रा है तो ये तो गलत हो जाएगा। ये कहां पर लिखा हुआ है स्थिति, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द इसमें से कौन सा है, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द फटाफट एक बार आप लोग मुझे बता दीजिए। देखिए अगर हम बात करते हैं पुरस्कार ऐसे ही लिखा जाता है ना। मयंक भी सही है, प्रामाणिक भी सही है, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है, आशीर्वाद होना चाहिए, आशीर्वाद गलत लिखा हुआ है। आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है अगर बात करते हैं, ये हो गया आशी और ये हो गया साथियों रा और ये हो गया वाद, यानी कि आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है जैसे मैंने लिखकर आपको बताया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों। अगर मैं आपको यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता दूं तो आप लोग सुन लीजिए। देखिए आपके एसएससी जीडी एग्जाम को क्रैक करने के लिए कुछ पीडीएफ तैयार की गई है, 1, 2 और 3 नंबर की पीडीएफ। पहले सबसे आपको एसएससी जीडी के साथ 10 मॉडल पेपर दिए जाएंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि इस बार कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा। उसके अलावा साथियों आपको एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है ना, इनको भी पढ़ना चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें से 50% डिक्टो आपके सवाल उठाए जाएंगे। उसके अलावा करंट अफेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो साथियों लगभग कुछ क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनकी करंट अफेयर की पीडीएफ तैयार की गई है। तो ये पीडीएफ की अगर बात करें साथियों, अगर आप पढ़ते हैं तो मेरा मानना है 60 से 70% कंटेंट आपको सिर्फ यहां से देखने को मिलेगा। ये पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए अगर यहां पर हम लोग बात करें इस किस वाक्यांश के लिए कालातीत शब्द का उपयोग किया जाता है, तो कालातीत शब्द की अगर हम बात करते हैं साथियों, जिसका समय आएगा उसके लिए, जिसका समय आने वाला है उसके लिए, ये जिसका समय बीत गया है, बिल्कुल साथियों जिसका समय बीत गया है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, कालातीत होगा। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। यानी कि पक्षी का साथियों समानार्थी शब्द मुझे बता दीजिए। पक्षी का देखिए पक्षी को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे पक्षी को खग कहा जाता है, पक्षी की अगर बात करें पक्षी को विहग कहा जाता है, पक्षी को साथियों नभचर कहा जाता है, पक्षी को पतंग भी कहते हैं, पक्षी को साथियों परिंदा भी कहा जाता है। तो देखिए इसमें से कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, खग मिल रहा है, तो खग आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा पन्नग पता किसे कहते हैं, पन्नग साथियों नाग को कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए और अली की अगर बात करें साथियों, अली किसको कहा जाता है, भ्रमर को कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, 20 सवाल साथियों आपके हो चुके हैं। अब पूरे के पूरे 20 सवाल हम लोग देखेंगे जीके जीएस के, तो इसमें से भी आप लोग कम से कम 11 से 12 करने की तो कोशिश साथियों करिएगा। चलिए तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है जीके का, आपसे कहने के राजस्थान का पंजाब कहलाने वाली जगह राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो साथियों यहां पर अगर बात करें जालौर को कह सकते हैं, जालौर को कहा जाता है राजस्थान का पंजाब, आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए राजस्थान में डेजर्ट फेस्टिवल मरु महोत्सव कहां मनाया जाता है, तो साथियों कहां मनाया जाता है ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान में डेजर्ट फेस्टिवल किसको कहा जाता है साथियों, जैसलमेर को कहा जाता है। जैसलमेर आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान साथियों ये कहां पर स्थित है, तो ये कहां पर स्थित है, ये हरियाणा के करनाल में स्थित है। राइट आंसर आपका ए होगा। बांग्लादेश की अगर बात करें तो ये पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, तो बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा कब से कब तक रहा, तो 1947 से साथियों 1971 तक रहा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सवाल आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है, तो रोवर्स कप किस खेल में दिया जाता है, मैं कहूंगा फुटबॉल के खेल में दिया जाता है। अगला देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो लुसाने में स्थित है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने में ही स्थित है। अगला देखिए भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर साथियों कौन है, तो भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है, एस विजय लक्ष्मी है। एस विजय लक्ष्मी
आपके इस क्वेश्चन का जवाब होगा। यानी कि मालविकाग्निमित्रम लेखक कौन है, यानी कि मालविकाग्निमित्रम के लेखक तो साथियों कौन है, ये तो कालिदास हैं, है ना। और भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है साथियों, आप लोग याद रखेंगे, इनको ही कहा जाता है, कालिदास साहब को। यानी कि इनमें से सबसे पहले भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवादित किया था, किसके द्वारा किया गया था, तो चार्ल्स विलिंग्स के द्वारा किया गया था। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां पर प्राप्त हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति इनको जो हुई थी वो बोधगया में हुई थी। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं, कई बार आपकी परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, मैं कहूंगा गुप्त काल को ही भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर वाकई में आप एसएससी जीडी 2026 के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। चलिए तो इस सवाल की अगर बात करें, विक्रमादित्य चैतन्य, देखिए चैतन्य की अगर बात करिए, हर्षवर्धन हेनस्वांग की बात करें तो हर्षवर्धन के समय में, हर्षवर्धन के दरबार में हेनस्वांग आया था। अगर यहां पर बात करते हैं सातों चंद्रगुप्त के दरबार में कौन आने वाला है, कौन आया था, सातों चाणक्य आया था, और अकबर के दरबार में टोडरमल आया था। तो ये तीनों तो कहीं ना कहीं संबंध है, लेकिन चैतन्य तो सातों ये एक तो कौन थे, ये भक्ति आंदोलन के संत थे, ये विक्रमादित्य के दरबार में नहीं आए थे। तो कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर ए वाला गलत है, गलत है, तो यही आपका सातों जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे कि इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है। तो किसकी बात चल रही है, सिक्किम की बात चल रही है। सिक्किम राज्य की सीमा चीन से भी जुड़ी है, नेपाल से भी जुड़ी है और भूटान से भी जुड़ी हुई है। भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में साथियों बांटा गया है, तो मैं कह सकता हूं भारत को 5 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ होगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन का मुख्यालय साथियों कहां पर स्थित है। तो पता कहां पर स्थित है, मॉन्ट्रियल में स्थित है। मॉन्ट्रियल आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है, तो मैं कह सकता हूं साथियों वाराणसी की अगर बात करें, यूपी के वाराणसी शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा स्थापित है। विश्व का धान जीन बैंक किस देश में स्थित है, तो क्या आप लोग जानते हैं साथियों कहां पर स्थित है, फिलीपींस में स्थित है। विश्व का धान जीन बैंक फिलीपींस देश में ही स्थित है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है, इंग्लैंड का, फ्रांस का नहीं साथियों, अपने देश भारत का सबसे लंबा लिखित संविधान है। उसके बाद देखिए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे साथियों, तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए अब साथियों यहां पर अगर बात करें, आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर वाकई में आप अपने एग्जाम रीजनिंग के सेक्शन में 20/20 स्कोर करना चाहते हैं अपने एग्जाम में, अपनी शिफ्ट में, तो इन सवालों को बहुत अच्छे तरीके से साथियों आप लोग देखिएगा। डेली नए कॉन्सेप्ट साथियों मैं लेकर आता हूं, और आज की इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट आपके सामने हैं वो भी साथियों बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए तो नंबर सीरीज का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे 40 है, 46 है, उसके बाद 58 है, और उसके बाद 82 है, और उसके बाद साथियों 130 है। तो अगला नंबर यहां पर क्या आ सकता है, फटाफट मुझे बताइए। देखिए सबसे पहले यहां पर 6 बढ़ाया गया है, यहां पर 12 बढ़ा दिया गया, यहां पर कितना बढ़ा दिया गया साथियों, 4 और 2 24 बढ़ा दिया गया। ये तो 6 का पहाड़ा चल रहा है भाई साहब। यहां पर अगर बात करें 82 से 130 हुआ है साथियों, 82 से 130, 8 और 4 48 बढ़ाया गया। यहां पर कितना बढ़ाया जाएगा, देखिए 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, 24 का डबल 48, 48 का डबल कितना होता है, 96 होता है। यानी कि 130 में 96 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा साथियों, मैं कहूंगा 226 आ जाएगा। अगर 226 ऑप्शन में है तो आपका जवाब यहां पर बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल 226 ऑप्शन नंबर सी वाले में है। उसके बाद देखिए कह रहे कि दर्जी का पोशाक से वही संबंध है जो मोची का किससे है। तो भाई साहब दर्जी पोशाक बनाता है, मोची क्या करता है साथियों, जूते तैयार करता है या जूते रिपेयर करता है, जो भी हम लोग कह सकते हैं। यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कथन निष्कर्ष वाले सवाल भी दो छपेंगे साथियों आपके एग्जाम में। तो कथन है और निष्कर्ष है। कथन कह रहे हैं कि सभी सुइयां कागज हैं, तो मान लेते हैं साथियों ये क्या हो गई, ये सुइयां हो गई, और सभी सुइयां क्या हैं साथियों, सभी सुइयां यहां पर कागज हैं। और कह रहे हैं कि अब सभी सुइयां कागज हैं, कुछ सुइयां चाकू हैं, तो मान लेते हैं साथियों इतनी सुइयां क्या हो गई, इतनी सुइयां यहां पर चाकू हो गई। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। कुछ चाकू कागज हैं, कुछ चाकू कागज हैं, बिल्कुल सही बात है। कोई कागज चाकू नहीं है ना, कोई कागज चाकू नहीं है।
कुछ चाकू, ये तो गलत हो जाएगा भाई साहब, है ना। तो सिर्फ एक आपका सही है। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है, आपसे कह रहे हैं कि DUMP को ETNQ लिखा जाता है, उसी प्रकार EAGR को DZHDS लिखा जाता है। तो फिंगर को साथ तो क्या लिखा जा सकता है? देखिए यहां पर मुझे लग रहा है D से E हुआ है, यानी कि कितना बड़ा है? एक बढ़ाया गया है। U से सातु क्या हुआ है? एक घटाया गया है। M से क्या हुआ? एक बढ़ाया गया है। P से क्या हुआ है? PQ एक बढ़ाया गया है। तो कुल मिला के इसमें भी वही करना है। E से सातु D हुआ, एक घटाया गया। अच्छा, यानी कि जो वॉविल होंगे उसमें एक घटाया जाएगा। जैसे कि ये U वॉविल है तो देखिए इसमें एक घटा दिया गया। उसी प्रकार ये भी एक वॉविल है तो इसमें एक घटा दिया गया। ये एक वॉविल है, इसमें भी एक घटा दिया गया। ये एक वॉविल है, इसमें भी एक घटा दिया गया। जो कॉन्सोनेंट होगा उसमें एक हम बढ़ा देंगे। जैसे कि F में एक बढ़ाएंगे तो G आ जाएगा। यहाँ पर I वॉवेल है, इसमें एक घटाएंगे तो H आ जाएगा। उसके बाद N में बढ़ाएंगे O आ जाएगा। G में एक बढ़ाएंगे H आ जाएगा। E में अब एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? D आ जाएगा। और यहाँ पर साथ तो S आ जाएगा। तो ये कहां पर लिखा हुआ है? या आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट होगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रही कि एक बैठक में भाग ले रहे 8 अधिकारी हैं, ABCDEFGH एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द साथियों बैठे हुए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर अगर हम लोग बात करें साथियों, मेज के इर्द गिर्द इसी क्रम में, अच्छा इसी क्रम में बैठे हुए हैं ABCDEFGH। और मैंने इसका मतलब आपको बताया था, दक्षिणावर्त का मतलब होता है साथियों क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी जैसे चलती है ना, 1 2, जैसे घड़ी की सुइयां चलती है 1 2 3 4 5, ऐसे ही साथियों ये बैठेंगे ABCDEFGH है। सभी का मुंह मेज के केंद्र की ओर है। ठीक है, कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। कह रही कि उनके बीच समान दूरी है। डी का मुख उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर। अब ये बताइए उत्तर पश्चिम किधर होता है साथियों? ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूर्व और ये होता है पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम का है ना, डी का मुख उत्तर पश्चिम की दिशा, यानी कि डी का मुख इस दिशा की तरफ होगा। तो जाहिर सी बात है डी यहां पर बैठेगा, है ना। तो डी साथियों हम यहां पर बैठा देते हैं। अब देखिए, अब आप सबको बैठा लिए दक्षिणावर्त। देखिए डी के बाद क्या आएगा? डी के बाद साथियों आपका ई आएगा, उसके बाद एफ आ जाएगा, उसके बाद एच आ जाएगा। अब डी से पहले सी आता है, फिर बी आता है, फिर साथियों ए आता है। और कितने ज्यादा हो गए क्या? देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7, गलत हो गया, ABCDEFG। अच्छा यहां पर जी आएगा और फिर यहां पर एच आपका आ जाएगा। तो दक्षिण क्रम में बैठे, जैसे घड़ी की सुइयां होती हैं 1 2 3, वैसे बैठा दिए गए हैं। तो कहा जा रहा है तो किस दिशा में, कौन किस दिशा में है? अच्छा ये तो पता ही नहीं क्या कौन किस दिशा में है। यदि डी का मुंह उत्तर पश्चिम की दिशा में है तो मान लेते हैं इसमें एफ किस दिशा में है। तो एफ किस दिशा में है ये आपसे पूछा जा रहा है। एफ सातु किस दिशा में है? इस दिशा में, यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा में है। तो दक्षिण पश्चिम कहां पर लिखा हो? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हो। अगर ये कहते कि एफ किस दिशा में देख रहा है तो किस दिशा में देख रहा है साथों? उत्तर पूर्व की दिशा में देख रहा है। तो ये दो तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, दोनों बातें आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए साथों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में टारगेट को 219752 लिखा जाता है, प्राइस को 79985 लिखा जाता है। तो कोइन को साथों क्या लिखा जा सकता है बताइए। देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें साथियों, जैसे कि टी जो आता है ना साथियों, टी 20 नंबर पर आता है और ए 1 पर आता है, आर 18 पर आता है, जी 7 पर आता है, ई 5 पर आता है, टी 20 पर आता है। आप यहां पर देखोगे कि ये जो 20 लिखा है इसको 2 लिखा गया है, जो 1 लिखा है वो 1 ही लिखा हुआ, और ये 18 को 9 कैसे लिखा है पता? 18 को जोड़ दिया गया, 1 + 8 तो 9 तो होता है, 2 + 0 2 ही तो होता है, 7 जैसे लिखा है वैसे 7 लिखा है, 5 जैसे लिखा है वैसे ही लिखा हुआ है, और 2 0 जोड़कर साथियों 2 लिखा हुआ है। और इसमें भी ऐसा ही होगा, ये 16 पर होता है, देखिए 1 और 6 7 लिख दिया गया। तो अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, अब हम साथियों यहां पर आंसर लिखेंगे। देखिए Q 17 पर होता है तो 1 + 7 8 हो जाएगा, U 21 पर होता है तो 3 हो जाएगा, फिर ये 5 पर N 14 पर होता है तो कुल मिला के 5 हो जाएगा। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? 8 3 5 5, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कह रहे हैं जो सर्किल में है वो जर्मन वाले हैं नंबर, और वर्ग में है वो 15 19 ये वाले हैं, और अंग्रेजी वाले भी साथियों यहाँ पर वर्ग में है इस वाले। तो सवाल आपसे खैर यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है ये हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। कह रहे हैं कि
दिया गया आरेख उन विद्यार्थियों की संख्या दर्शाता है जो विभिन्न भाषाएं जानते हैं। हिंदी, अंग्रेजी जानते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जर्मन, उन विद्यार्थियों की संख्या कितनी है जो अंग्रेजी और जर्मन दोनों जानते हैं लेकिन हिंदी नहीं जानते हैं। अंग्रेजी और जर्मन जानते हैं और साथियों क्या, एक सेकेंड, जर्मन की अगर बात करें, जर्मन जानते हैं, है ना, और क्या जानते हैं, और अंग्रेजी जानते हैं। तो आंसर आपका इसमें से होना चाहिए, लेकिन हिंदी नहीं जानते तो आंसर आपका इसमें से नहीं होगा। मैं कहूंगा 16 एक ऐसा नंबर है जो जर्मन भी जानता है, अंग्रेजी भी जानता है, लेकिन साथियों यहां पर वो हिंदी नहीं जानता है। तो आपका जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16 के साथ। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि विशाल नर्मदा का पति है, प्रतीक गौरवी का भाई है, कार्तिक प्रथमेश का बेटा है जो आरती का पति है। तो कुल मिला के अगर बात करें, जैसे जैसे ये सवाल कह रहा है हम बस वैसे वैसे करते जाएंगे और देखिएगा कि कितनी आसानी के साथ साथ तो आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि प्रथमेश का गौरवी से क्या संबंध, यानी कि गौरवी क्या कहेगी प्रथमेश को। देखिए सबसे पहले यहां पर क्या कहा गया है साथियों कि विशाल जो है ना ये नर्मदा का पति है। तो विशाल की अगर हम यहां पर बात करते हैं साथियों, क्या विशाल की अगर बात करें किसका पति है, ये नर्मदा का पति है ना, नर्मदा का पति है, विशाल नर्मदा का पति है, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि प्रतीक गौरवी का भाई है। अब हमें वो लाइन सॉल्व करना होगी जिसमें या तो जिक्र आए विशाल का या जिक्र आए नर्मदा का। देखिए कार्तिक प्रथमेश का बेटा, यहां पर भी जिक्र नहीं आया है। आरती का पति, जो आरती का पति, इसमें भी जिक्र इन दोनों का नहीं आया है। आरती के बेटे का विवाह नर्मदा से हुआ है, ठीक है, तो इसमें नर्मदा का जिक्र आया है। तो आरती के बेटे का विवाह क्या लिखा हुआ है, आरती के बेटे का विवाह नर्मदा से हुआ, यानी कि आरती के बेटे का विवाह की अगर बात करें तो आरती का बेटा कौन होगा, विशाल होगा। तभी तो आरती के बेटे का विवाह जो है नर्मदा के साथ हुआ है, ठीक है, ये लाइन भी सॉल्व हो गई। उसके बाद क्या आपसे कहा जा रहा है, कह रहे कि विशाल की बेटी है गौरवी, यानी कि विशाल और नर्मदा की दोनों की बेटी कौन है साथियों, गौरवी है, तो गौरवी यहां पर आ जाएंगी। अब एक बार फिर से सवाल को देखिए, नर्मदा का पति विशाल है, ये हो चुका है। गौरवी का भाई प्रतीक है, गौरवी का भाई प्रतीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि गौरवी का भाई प्रतीक है। तो कुल मिला के अगर बात करें, विशाल और नर्मदा के दो बच्चे हैं, एक गौरवी है और एक प्रतीक है। कह रहे कि कार्तिक प्रथमेश का बेटा है, कार्तिक जो है ना ये प्रथमेश का बेटा है जो आरती का पति है, जो आरती का पति है। आरती, अच्छा आरती ये है, ठीक है। अब जो का इस्तेमाल होता है दूसरे वाले के लिए, पहला कार्तिक है, दूसरा प्रथमेश है, यानी कि प्रथमेश की अगर बात करते हैं, प्रथमेश की, तो प्रथमेश पति है, आरती पत्नी है। आरती के एक बेटा है विशाल, विशाल का विवाह नर्मदा से हुआ है और विशाल और नर्मदा के दो बच्चे हैं, गौरवी है और प्रतीक है। चलिए, तो प्रतीक गौरवी का भाई है ना, प्रतीक जो है ना गौरवी का भाई, ये हो गया है। कार्तिक प्रथमेश का बेटा है, कार्तिक जो है ना प्रथमेश का बेटा है, ठीक है। कार्तिक की अगर बात करते हैं साथियों तो ये प्रथमेश का बेटा, यानी कि प्रथमेश और आरती का बेटा होगा साथियों यहां पर कार्तिक। उसके बाद कह रहे हैं कि आरती के बेटे का विवाह नर्मदा से हुआ है, हो चुका है। गौरवी विशाल की बेटी है, यह भी हो चुका है, गौरवी विशाल की बेटी है। प्रथमेश का गौरवी से क्या संबंध है, गौरवी का प्रथमेश से क्या संबंध है, देखिए आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यानी कि गौरवी क्या कहेगी प्रथमेश को, प्रथमेश ये है, गौरवी ये है। ये कौन हो गए, ये पिताजी हो गए। पिताजी की माता कौन होगी, दादी जी हो गई। और दादी जी के पति को क्या कहा जाएगा, दादाजी कहा जाएगा। तो दादाजी कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि 20 का है। तो पेयर का साथ तो 4 का भी बन सकता है, 5 का भी बन सकता है। 4 का बनाकर देख लीजिए, 1 2 3 4 ये अलग, 1 2 3 4 ये अलग, 1 2 3 4 ये अलग हो गया, और 1 2 3 4 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 ये अलग हो गया। आप देखोगे सबके अंत में टी आ रहा है, टी यहां पर भी है, टी यहां पर भी है, टी यहां पर भी है, टी यहां पर भी, टी यहां पर भी है। अच्छा यहां पर सी टी है तो यहां पर मेरे हिसाब से सी आएगा, सी टी, यहां पर भी सी टी आ जाएगा, यहां पर सीटी है और यहां पर भी सीटी है। हमें अब पूरा मिल चुका है जीएक्स सीटी। तो जीएक्स सीटी यहां पर अगर जी लिख दें, जीएक्स सीटी, जीएक्स सीटी, जीएक्स सीटी और जीएक्स सीटी। अब देखिए आपने अपने पेन से क्या क्या लिखा है, आपने एक्स लिखा है, आपने जी लिखा है, आपने सी लिखा है, आपने सी और जी लिखा है, आपने एक्स लिखा है। ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, एक्स जी डबल सी जी एक्स, ये ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहने के 856 WQE। अगर इसको दर्पण में आप देखोगे तो ये कैसा दिखाई देगा, देखिए जैसे कि जो सबसे अंत वाला होता है ना वो सबसे पहले दिखाई देगा। ए की अगर बात करें साथ तो ए कुछ मेरे हिसाब से साथ तो ऐसा दिखाई देगा,
है ना, ऐसे करके दिखाई देगा। क्यू की अगर बात करें, क्यू ऐसा दिखाई देगा, डब्ल्यू जैसा वैसा दिखाई देगा, 6 ऐसा, 5 ऐसा दिखाई देगा, 8 जैसा वैसा दिखाई देगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो सी आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कह रहे हैं कि अगर यदि 18 मीटर और 50 मीटर की विमाओं वाले एक आयत का क्षेत्रफल, यानी कि एक आयत की यहां पर जिक्र किया गया है, और उसकी आयत की अगर बात करें तो 50 मीटर लंबाई है और चौड़ाई की अगर बात करें 18 मीटर है, ठीक है। तो कहने कि ये जो आयत है ना, ये इसका क्षेत्रफल, इस आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो इसका क्षेत्रफल यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल ये वर्ग हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, ऐसा कहा गया है। तो मैं कहूंगा अगर कभी भी दो चीजों का क्षेत्रफल बराबर कहा जाए, यानी कि मैं कह सकता हूं साथियों, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, अगर इसकी भुजा मान लेते हैं साथियों हम a मान लें, तो इसका क्षेत्रफल a स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर आयत का क्षेत्रफल कितना होता है साथियों, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो इसका तो हमें पता है भाई साहब, है ना। अच्छा, भुजा की लंबाई पूछी जा रही है, यानी कि इस a का मान पूछा जा रहा है, तो a का मान निकाल देंगे। 50 लंबाई 50 है, ये 18 हो जाएगी, बराबर a स्क्वायर आ जाएगा। यहां पर ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 18 पंजे 90 होता है, यानी कि 900 आ जाएगा। तो अगर बात करते हैं साथियों ए स्क्वायर बराबर, इसको हम क्या 30 गुणा 30 लिख सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं साथियों क्या ए स्क्वायर बराबर, इसको हम 30 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। इस स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए बराबर 30 आ जाएगा, यानी कि इसकी जो भुजा होगी वो साथियों 30 सेंटीमीटर की होगी, सॉरी 30 मीटर की होगी। और 30 मीटर कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि ए के 3 गुने और बी के 4 गुने के परिणामों का औसत कितना है साथियों, 17 है, तथा ए के 4 गुने और बी के 3 गुने के परिणामों का औसत 18 है, और ए और बी के योग आपको बताना है कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं, देखिए जितना जैसा कहा जा रहा है वैसा करते जाइए। ए के 3 गुना, तो साथियों ए का 3 गुना हमने कर दिया, और बी का 4 गुना, बी का साथियों अगर बात करते 4 गुना हमने कर दिया। इनके औसत, तो इनको औसत कैसे निकालेंगे भाई साहब, ये दो संख्या है 1 2, तो 2 से हम भाग देंगे तो जाकर निकलेगा इनका औसत, ये 17 है ना। उसके बाद कहा गया है कि ए के 4 गुना, ठीक है, तो ए के 4 गुना यानी कि 4a आ जाएगा, और बी के 3 गुना 3b आ जाएगा। इनका औसत, परिणामों का औसत कितना दे रखा है, ये भी दो संख्या है, तो 2 से भाग देंगे तो जाकर औसत कितना बताया गया, 18 बताया गया है। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें, अब देखिए 3a + 4b का हम योग निकाल सकते हैं, 2 की गुणा अगर 17 से आप कर दोगे, तो 3a + 4b बराबर कितना आ जाएगा, 17 दूना 34 आ जाएगा। इसकी अगर बात करते हैं साथियों, ये कितना आ जाएगा, ये 4a + 3b बराबर 18 दूना कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो इसमें आपसे a और b का योगफल पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं, a और b का योगफल निकालने की कोशिश करेंगे। अब इनको आप जोड़ दो, जैसे 3a और 4a कितना हो जाएगा, 7a हो जाएगा, और 4b 3b कितना हो जाएगा, 7b हो जाएगा, और अगर इनको जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 70 आ जाएगा। अब देखिए a इधर भी है, a इधर भी है, तो सॉरी 7 इधर है, 7 इधर है, 7 आप कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, a + b बचेगा, बराबर 70 है। तो a + b बराबर कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, और ये 7 जो है बराबर लगा है, भाग में आ जाएगा, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 10 बचेगा, यानी कि a + b कितना आ गया है साथियों, 10 आ गया है। और यही आपसे पूछा जा रहा था कि a और b का योगफल कितना होगा, तो a और b का योगफल 10 होगा। तो 10 कौन से ऑप्शन में है, 10 आपका ऑप्शन नंबर बी वाले में, तो जिनका आंसर बी है तो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि यदि किसी संख्या के 70% और उसी संख्या के 40% का अंतर कितना बताया गया है, 135 बताया गया है, तो वो संख्या क्या हो सकती है। मान लेते साथियों वो संख्या क्या हो सकती है, x हो सकती है। तो इस x संख्या के 70%, ठीक है, इस x संख्या के 70% और उसी संख्या यानी कि x संख्या के 40%, इनका जो अंतर है, मतलब माइनस कराओगे तो कितना आएगा, तो 135 आएगा। इतनी बात यहां पर आपसे कही गई है। देखिए 70 की गुणा x से होगी तो 70x हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा, माइनस 40x बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। अब नीचे सेम है, अगर सेम होता है तो उसको एक बार लिख लेते हैं, यानी कि 100 है तो 100 एक बार लिख लेंगे, और 70x क्या 70x - 40x ये हो जाएगा, और बराबर 135 हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें 70x में से 40x जाएगा तो साथियों 30x बचेगा, और बराबर 100 की गुणा 135 से हो जाएगी, तो कितना 2 0 इसमें लगा देते हैं, x बराबर कितना आ जाएगा, 13,500
500 बटे 30 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 से अगर इसको कट कराएं तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 0 आ गया, यानी कि x बराबर सातु 450 आया। तो वो संख्या कितनी होगी, वो संख्या हमने x मानी थी और x का मान 450 आया है, तो 450 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन सातु, और कुछ सवाल बचे हैं उनको भी देख लेंगे, उसके बाद सातु क्लास आपकी एंड हो जाएगी। चलिए तो इस सवाल की अगर बात करें, इसमें आपसे कहा गया है कि देखिए अब आपको अगर कभी भी आपको भाग से पहले ऑफ दिख जाए या तो भाग को नहीं सॉल्व करते, ऑफ को सातों सॉल्व करते, यानी कि 1/5 ये आपका भाग आ गया, 3/5 आ गया और गुणा आ जाएगा और 2/5 आ जाएगा, प्लस आपका 1/5 आ जाएगा, गुणा आपका 5/6 आ जाएगा और माइनस की अगर बात करें तो माइनस की अगर बात करें 2/3 है। अब आपको सबसे पहले इसको सॉल्व करना हो क्योंकि यहां पर ऑफ लिखा हुआ था, तो 1/5 यहां पर आ जाएगा, भाग 3 दूना 6 हो गया है ना, और 5 पंजे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, प्लस अगर अब देखिए अब इसको अगर सॉल्व करें तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 1/6 और इधर आ गया 2/3, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करें, अब देखिए 1/5 है, ये भाग को आप गुणा में बदल लीजिए, लेकिन शर्त क्या होगी, जब भाग को गुणा में बदलोगे तो इसको उल्टा पलटी करना पड़ेगी, 6/25 की जगह 25/6 आपको करना पड़ेगा, प्लस अब इसको अगर हम सॉल्व कराएं तो देखिए 3 एकम 3 हो जाएगा और 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 3 छंग 18 हो जाएगा, नीचे की गुणा हो जाएगी। अब 5 से ये कैंसिल करोगे तो 5 आ जाएगी, तो 5/6 आपका ये आ चुका है और प्लस ये कितना आ जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो जो आएगा माइनस का आएगा, यानी कि 9 आ जाएगा, तो कुल मिला के माइनस का 9 आएगा, तो यहां पर माइनस का 9/18 साथियों आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको थोड़ा सा कट करा ले, 3 3 9, 3 छंग 18 है ना, 5/6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 1/2 आ जाएगी, इसको कैलकुलेट करा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2 पंजे 10 हो गया, 6 एकम 6 हो गया, 6 दूना 12 हो गया, 4/12 आ गया। इसको हम सातु क्या कर सकते हैं, 4/12 को, तो 4/12 को अगर कट करते हैं सातु 1/3 आ जाता है, 4 एकम 4, 4 तियां 12, तो कुल मिला के 1/3 यहां पर नहीं है, तो 1/3 सातु इसको आप लोग कर लेंगे, तो कुल मिला के इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 1/3 ही आएगा, इसके अलावा सातु कुछ नहीं आएगा। एक बार दो बार आप लोग भी करवा के देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए सातों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि किसी वस्तु पर 12% और 10% की दो क्रमागत छूटें दी जाती हैं। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 3500 रुपए है तो वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर वस्तु 3500 रुपए की है, इस पर दो छूटें दी जाती हैं, 12% की छूट दी जाती है तो इसको 88% में बेचा जाएगा। उसके बाद 10% की छूट दी जाती है तो इसको 90% में बेचा जाएगा। तो ये कितने रुपए की बिकेगी ये आपसे पूछा जा रहा है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, इस 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 से कट करेंगे 5 दूना 10, 5 7 35 हो जाएगा। 2 से अगर कट करेंगे तो 7 44 यहां पर आ जाएगा। यानी कि अब आपके सामने 7 गुणा 44 गुणा 9 आ चुका है। 7 नीम 63 हो जाएगा, यानी कि 63 गुणा 44 आपको कराना है। तो 63 की गुणा 44 से 7 हम लोग करा लेते हैं। 4 तियां 12 हो जाएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा, 25 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी फिर 252 ही आ जाएगा। 2 आ गया, 7 आ गया, 7 आ गया, 2 आ गया। तो 2772 कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। यानी कि अगर कोई वस्तु 3500 रुपए की है, इस पर दो छूट दी जाती है 12% और 10% की, तो वस्तु 2772 रुपए की बिकेगी जाकर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस क्वेश्चन को और साथियों बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 8 सही 1/3 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। यानी कि समय की अगर बात करें तो यहां पर समय आपको दे रखा है कितना, 8 सही 1/3 वर्ष। इसको हम सही कर लेते हैं, 3 8 24, 24 और 1 25, 25/3 वर्ष तो इसको हम लोग लिखेंगे, है ना। चलिए समय हो गया। कह रहे कि कोई धनराशि जो है ना साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर, यानी कि दर आपसे यहां पर पूछी जा रही है। कोई बात नहीं, दर पर इतने समय में 2 गुनी हो जाती है। यानी कि अगर कोई राशि, क्या पी राशि हम मान लेंगे, अगर कोई राशि मान लीजिए पी है, कितनी है सातों, पी है, तो वो कितनी हो जाती है, मिश्रधन है ये, तो डबल हो जाती है राशि, यानी कि 2p हो जाएगी। तो साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज सातों कितना होता है, a माइनस पी होता है, यानी कि मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। तो 2p में से 1p जाएगा सातों, p बचेगा। तो अब एक सूत्र सातों लगा दीजिए, वही वाला, कौन सा, साधारण ब्याज बराबर PRT/100। तो साधारण ब्याज कितना दे रखा है, p दे रखा है, p कितना है, p का मान तो p है,
तो P आ जाएगा। R की अगर बात करें, R ही आपको ज्ञात करना है, यानी कि दर आपको ज्ञात करना है, तो ये R लिख लेंगे। गुणा T की अगर बात करें, कितनी है साथियों, 25/3 है समय, 25/3 आ गया, और बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए अगर बात करते इस P इधर भी है बराबर के P उधर भी है, तो P से P आपकी कैंसिल हो जाएगी। ये 100 गुणा 3 यानी कि 300 आपका इधर हो जाएगा, इधर R आ जाएगा, और ये बराबर के नीचे आ जाएगा साथियों 25। इसको अगर कट करोगे तो कितना साथियों आता है, देखिए 25 से कम 25, 5 चला जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा, यानी कि R कितनी निकलेगी, दर कितनी निकलेगी, 12% की दर निकलेगी। और यही आपसे पूछा गया था, यही मैंने आपको बता दिया है। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि एक ट्रेन की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है चाल की अगर बात करते हैं, 80 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल है। कह रहे कि सुबह 10:20 बजे से दोपहर 1:50 बजे तक इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। तो देखिए यहां चाल तो हमें पता है, समय साथियों हम यहां से निकाल लेंगे जो समय दे रखा है। उसके बाद दूरी निकालना तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। समय अभी हम निकाल ले रहे हैं, चाल हमारे सामने है। देखिए 10:20 से, देखिए 10:20 से 11:20 तक 1 घंटा हो जाएगा, फिर 12:20 तक दूसरा घंटा हो जाएगा, 1:20 तक 3 घंटे हो जाएंगे, और ये क्या है, ये 1:50 यानी कि 30 मिनट साथियों और यहां पर हैं। तो कुल मिला के 3 घंटे तो ये हो गए, और आधा घंटा ये है, यानी कि 3.5 घंटा है। तो समय की अगर बात करें, समय कितना है, मैं कह सकता हूं 3.5 घंटे, यानी कि 3.5 घंटे समय है। तो दूरी हमें निकालना है साथियों, दूरी बराबर क्या है, चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी, समय 3.5 घंटे है। दूरी बहुत आराम से यहां पर निकल आएगी। तो 80 की गुणा 3.5 से करा लीजिए, है ना, यानी कि 35 की गुणा 8 से हम करा लेते हैं। 8 पंजे आपका 40 हो जाएगा, 8 3 24 और 28 हो जाएगा, यानी कि दूरी कितनी निकलेगी, 280 किलोमीटर निकलेगी। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है क्या कि ए, बी और सी का औसत यहां पर आपको बताया गया है। अब देखिए इसको हम शॉर्ट में करेंगे कि अगर आपको ए, बी और सी का औसत दे रखा है 60 किलो, अगर मैं आपसे पूछूं ए, बी, सी का कुल मिला के वजन कितना होगा, तो कितना होगा, 3 लोग हैं ना ए, बी, सी, तो 3 की गुणा इससे करा दीजिए, 180 हो जाएगा। तो डायरेक्ट 180 किलोग्राम ये ए, बी, सी का कुल मिला के वजन हो जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि ए और बी का औसत वजन कितना है, तो ये 2 लोग हैं, तो 2 की गुणा इससे करा लीजिए, 90 किलो आ जाएगा। तो कहने के सी का मान निकालिए कितना, यानी कि सी का वजन कितना है। तो भाई साहब अगर ये 90 हम 180 में से निकाल दें, चूंकि ये भी 120 है, सॉरी ये भी a प्लस बी है, ये भी a प्लस बी है, तो इसको अगर इसमें से घटा दोगे तो हमें c का मान पता चल जाएगा। तो 90 किलोग्राम सातु क्या आ जाएगा, c का वजन आ जाएगा। और 90 किलोग्राम कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी वाले में है। उसके बाद देखिए अगला और अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है साथियों कि P अनुपात Q 2:3 है ना। तो 2P प्लस Q क्या साथियों, 2P प्लस Q अनुपात 5P माइनस 3Q का मतलब आपको बताना, यानी कि जहां पर आपको P दिखे वहां पर 2 लिख देना, जहां पर Q दिखे वहां पर 3 लिख देना। तो 2P आया है यानी कि 2 गुणा 2 तो 4 लिख दीजिए। Q की अगर बात करें 3 है, हो गया। अब अगर बात करें P कितना है, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 10 लिख दीजिए, माइनस 3 Q किया, 3 3 9 9 आ जाएगा। यहां पर साथियों कितना आ जाएगा, 7, और यहां पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 7:1 आपके इस क्वेश्चन का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों आपके सामने मैथ के रीजनिंग के क्वेश्चंस थे, सब कुछ साथियों हिंदी, जीके, जीएस, करंट अफेयर सब कुछ हम लोगों ने देखा। तो ये आपकी डेली क्लास होती है साथियों। डेली अगर आप इस क्लास को लेकर अपने एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो बहुत आराम से साथियों ये आप कर सकते हैं। उसी क्रम में साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक हमारी जितनी पिछली क्लासेस हम बना चुके हैं उनको नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो देख लीजिएगा। और उसके अलावा साथियों जिस पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर वो पीडीएफ आपने अभी तक नहीं ली है तो उस पीडीएफ को भी जरूर ले लीजिएगा। 45 रुपीज में आपको पीडीएफ दी जा रही है। उसमें आपको हिंदी मिल जाएगी, जीके मिल जाएगी, रीजनिंग मिल जाएगी और साथियों मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और उसके अलावा साथियों करंट अफेयर की भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप उस पीडीएफ को भी प्राप्त कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में ग्रुप के लिंक है, उस ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर अगर कर सकते हैं तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।